हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपके जो 13 नंबर चैप्टर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, पादप हार्मोन वाला। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन हार्मोन को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अगला जो हार्मोन है वो है इथाइलिन हार्मोन। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए जितने भी पांचों प्रकार के हार्मोन थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एस्कॉर्बिक अम्ल, उनमें जो ये एकमात्र हार्मोन है जो गैस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गैसीय हार्मोन बोलते हैं। एकमात्र गैसीय हार्मोन। अब देखिए, आपको पता हो तो पादपों में गैसों की गति है वो किस विधि के द्वारा होती है? विसरण विधि के द्वारा होती है। तो इस हार्मोन का परिवहन पादप शरीर में विसरण विधि के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इस हार्मोन का पादप शरीर में परिवहन विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि द्वारा होता है, ठीक है। यह फलों के पकने को प्रेरित करता है। फलों के पकने को प्रेरित करता है। परिपक्व फलों में इसकी मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। परिपक्व फलों में इसकी मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। ये पादप में जीर्णता को प्रेरित करता है, पत्तियों के विलगन को, यानी पत्तियां टूटकर गिर जाए इसके लिए ये प्रेरित करता है। यह पादपों में जीर्णता तथा पत्तियों के विलगन को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये इथाइलिन हार्मोन है, एकमात्र गैसीय हार्मोन है, नोट कर लीजिए।
तो इसके बाद जो लास्ट हार्मोन आता है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल या इसे एसबीसी अम्ल भी बोला जाता है। देखिए ये जो हार्मोन होता है ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। बाकी जो हार्मोन थे वो शरीर पादप शरीर में वृद्धि को प्रेरित करते थे, लेकिन ये जो हार्मोन है ये वृद्धि को रोकता है, इसलिए इसको वृद्धि रोधी हार्मोन बोला जाता है। और उसके अलावा ये शरीर में पादप शरीर में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है, इसलिए इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। अब तनाव हार्मोन में ये कैसे काम करेगा, अगर पादप के अंदर जल की कमी है, शुष्कता है, तो ये क्या करेगा, वो पत्तियों के रंध्रों को बंद कर देगा, वाष्पोत्सर्जन को कम कर देगा, जिससे उसकी रक्षा होगी। ये पौधों में जीर्णता को क्या करता है, जल्दी लाता है। जो बीज है उसको ये प्रसुप्ता अवस्था में रखने को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार हर प्रकार की विपरीत क्रियाओं को करवाने के लिए कार्य करता है, इसलिए इसको वृद्धि रोधक हार्मोन भी बोला जाता है। तो यह है हार्मोन पादपों में वृद्धि को अवरोधित करता है, इसलिए इसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह हार्मोन पादप को विपरीत परिस्थितियों से बचाता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह है वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। यह पत्तियों के रंध्रों को बंद करता है, बंद रखता है। बीजों को प्रसुप्तावस्था में रखता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में रखता है, ये पादप को बचाता है, तनाव उत्पन्न करता है, इसलिए इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, तनाव हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए एस्कॉर्बिक अम्ल।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी ये जो पादप हार्मोन है वो कंप्लीट होते हैं। आगे नेक्स्ट हम लेते हैं आपके एक पार्ट है दीप्तिकालिकता। तो देखिए क्या होती है दीप्तिकालिकता। तो देखिए पादपों के अंदर पुष्प बनना जननिक प्रावस्था की शुरुआत का लक्षण है। और पादपों के अंदर पुष्प जो बनता है तो वो प्रकाश से भी संबंधित होता है, यानी अगर पादप पर प्रकाश गिरेगा तो उसमें पुष्पन की प्रक्रिया होगी। अब कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको पुष्प बनाने के लिए लंबे समय तक प्रकाश की आवश्यकता होती है, उन्हें दीर्घ प्रदीप्तकाली पादप बोला जाता है। और जिनके लिए पुष्पन होने के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोला जाता है, अल्प दीप्तिकालिकता बोला जाता है। तो देखिए दीप्तिकालिकता क्या होती है। पादपों में कायिक अवस्था से जननिक अवस्था में प्रवेश होना, अर्थात पुष्पन की प्रक्रिया होना, दीप्तिकालिकता कहलाता है। इसके दो प्रकार है, अल्प दीप्तिकालिकता, अल्प दीप्तिकालिकता, और दूसरा है दीर्घ दीप्तिकालिकता। जब पादप में पुष्पन हेतु कम प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता हो, यानी जो छाया रागी पादप हो उन्हें क्या बोला जाता है, अल्प दीप्तिकालिकता। जब पादप में पुष्पन हेतु कम प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता हो तो उन्हें क्या बोला जाता है, अल्प दीप्तिकालिकता। और इसका व्युत्क्रम है दीर्घ दीप्तिकालिकता। जब पादप में पुष्पन हेतु अधिक प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता हो, अधिक प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता हो तो उसे क्या बोला जाता है, दीर्घ दीप्तिकालिकता। नोट कर लीजिए दोनों।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दीप्तिकालिकता है और दीप्तिकालिकता के लिए कुछ आपके सिद्धांत भी दिए गए। फ्लोएम का जो फ्लोरिजन हार्मोन का सिद्धांत है, और उसके अलावा आपके फाइटोक्रोम का सिद्धांत है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप नोट कर पढ़ लेना। और उसके बाद हम देखते हैं प्रसुप्ति अवस्था किसे बोला जाता है, या प्रसुप्ति किसे बोला जाता है, डोरमेंसी किसे बोला जाता है। तो देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रसुप्ति। देखिए प्रसुप्ति किसे बोला जाता है, कोई भी बीज होता है उसका जब पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तो विकास होते ही तुरंत उसका अंकुरण नहीं हो पाता है, वो कुछ समय तक या बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है, अंकुरित नहीं होता है। तो वह बीज की अवस्था क्या कहलाती है, प्रसुप्ति अवस्था कहलाती है। यानी बीज पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात अंकुरित नहीं होता है, लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो अवस्था उसे क्या बोली जाती है, प्रसुप्ति अवस्था बोला जाता है। तथा उस बीज को प्रसुप्त बीज बोला जाता है, तथा ये घटना क्या कहलाती है, प्रसुप्ति कहलाती है। ठीक है, अब देखिए एक होती है प्राथमिक प्रसुप्ति और एक होती है द्वितीयक प्रसुप्ति। अगर बीज का पूर्ण रूप से निर्माण होने के बाद जो बीज है उसकी आंतरिक संरचना में कुछ चेंजेस के कारण अगर उसकी में प्रसुप्ति है तो उसे प्राथमिक प्रसुप्ति बोलेंगे। या बीज लंबे टाइम तक पड़ा हुआ है तो कुछ शारीरिक बाह्य परिवर्तनों के कारण अगर उसमें प्रसुप्ति है तो उसे क्या बोला जाता है, द्वितीयक प्रसुप्ति बोला जाता है। आपने देखा होगा कुछ बीज तो होते हैं वो पूर्ण रूप से बनते ही अंकुरित हो जाते हैं, नए पादप का निर्माण करने लगते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कई सालों तक, हजारों वर्षों तक है वो पड़े रहते हैं, वो प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा नोट करते हैं। बीज का पूर्ण रूप से निर्माण होने के पश्चात अंकुरित ना होकर ऐसे ही निष्क्रिय रूप में पड़े रहना प्रसुप्ति कहलाता है। तथा यह समय बीजों का प्रसुप्ति काल कहलाता है। प्रसुप्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक प्रसुप्ति और एक होती है द्वितीयक प्रसुप्ति। बीज की आंतरिक संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रसुप्ति। बीज की आंतरिक संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रसुप्ति और द्वितीयक प्रसुप्ति किसे बोलेंगे, लंबे समय तक पड़े रहने पर किन्हीं बाह्य परिवर्तनों से उत्पन्न प्रसुप्ति क्या कहलाती है, द्वितीयक प्रसुप्ति कहलाती है। दोनों नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
अब देखिए बीज होता है वो प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, इसका क्या क्या कारण है, ऐसे कौन से कारण है जो बीज को प्रसुप्त अवस्था में रखते हैं, उसको अंकुरित नहीं होने देते हैं। तो देखिए कुछ कारण देखते हैं। प्रसुप्ति अवस्था के कारण पहला कारण है कठोर बीजावरण। कठोर बीजावरण, देखिए यदि किसी बीज के बाहर बहुत मजबूत कठोर आवरण होगा तो वो आवरण है वो अंदर ऑक्सीजन हवा को जल को आने नहीं देगा और बीज क्या है अंकुरित नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वह वो प्रसुप्त अवस्था में रह जाता है। तो सबसे मोस्टली एक ये जो है कि अगर बीजों का बहुत कठोर आवरण है तो वो प्रसुप्त अवस्था में रहेंगे, अंकुरित नहीं हो सकते। तो देखिए कठोर बीजावरण के कारण वायु जल आदि बीज के अंदर तक नहीं पहुंच पाते और बीज लंबे समय तक प्रसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। ठीक है। दूसरा है भ्रूण का अपरिपक्व होना, यानी बीज के अंदर जब तक भ्रूण परिपक्व नहीं होगा तब तक बीज अंकुरित नहीं हो सकता, क्योंकि नए पादप का निर्माण भ्रूण के द्वारा ही होगा और अगर भ्रूण है वो अपरिपक्व है तो बीज अंकुरित होगा तो भी उसका आगे पादप नहीं बन सकता। इसलिए जब तक भ्रूण अपरिपक्व है तो किसी भी बीज का अंकुरण नहीं हो सकता। तो दूसरा कारण है भ्रूण का अपरिपक्व होना। बीज में उपस्थित भ्रूण जब तक परिपक्व नहीं होता तब तक बीज का अंकुरण संभव नहीं होता। ठीक है, दोनों कारण नोट कीजिए। अगला कारक है उत्तर पक्वन काल की आवश्यकता। और एक कारक है उपयुक्त प्रकाश और तापमान की आवश्यकता।
तो देखिए स्टूडेंट्स, उत्तर पक्वन काल क्या होता है कि कोई कुछ बीज ऐसे होते हैं जो परिपक्व होने के बाद कुछ रेस्ट करना चाहते हैं और उसके बाद वो परिपक्व होना चाहते हैं, यानी उनमें परिपक्वन आते ही वो अंकुरित नहीं होना चाहते, वो परिपक्व होने के बाद कुछ समय तक रेस्ट करना चाहते हैं और फिर अंकुरित होना चाहते हैं। उनके अंदर अगर इसी प्रकार का लक्षण है तो अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने पर भी वो बीज है वो अंकुरित नहीं होते हैं, प्रसुप्तावस्था में रहते हैं। तो देखिए कुछ बीज परिपक्व होने के पश्चात कुछ समय तक विश्राम करना चाहते हैं। इसके पश्चात उनमें अंकुरण होता है। तो ये भी एक प्रसुप्ति अवस्था बनाए रखने का कारण है। उसके अलावा यदि कोई बीज है वो अंकुरित होना चाहता है, लेकिन अगर उसको अंकुरित होने के लिए पर्याप्त प्रकाश और तापमान अवेलेबल नहीं हो रहा है, उसकी कमी है, तो बीज है वो अंकुरित नहीं हो सकता। जैसे ही उसको उपयुक्त तापमान और प्रकाश मिलेगा वो अंकुरित हो जाएगा। तो देखिए यदि बीज को अंकुरित होने के लिए उपयुक्त तापमान और प्रकाश ना मिले तो बीज प्रसुप्ति अवस्था में पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये दोनों कारण हो गए। उसके अलावा एक लास्ट कारण है कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो बीजों के अंकुरण का विरोध करते हैं, तो उन अंकुरण रोधक जब तक बीज में उपस्थित रहेंगे तब तक बीज है वो अंकुरित नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अंकुरण रोधकों की उपस्थिति। बीजों में कुछ ऐसे घटक उपस्थित होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं और बीज को प्रसुप्त बनाए रखते हैं। यानी बीज है वो स्वयं अंकुरित होना चाहता है तथा बीज के अंकुरित होने के लिए उपयुक्त प्रकाश, तापमान, जल है वो सब अवेलेबल है, लेकिन बीज के अंदर ऐसे रोधक उपस्थित है जो उसको अंकुरित नहीं होने दे रहे हैं, तो उसके कारण भी बीज है वो प्रसुप्त सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और उसका अंकुरण नहीं होता है। नोट कर लीजिए।
तो अब देखिए कुछ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं कि जिससे बीजों का अंकुरण है वो आसानी से हो सके, उसकी प्रसुप्ति को तोड़ा जा सके। तो क्या क्या कारण है बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ने के कारण? या तोड़ने के क्या हम बोल सकते हैं, उपाय बोल सकते हैं, विधियां बोल सकती हैं। पहला उपाय है बीजों को खुरच कर दूसरा है शीतलन के द्वारा, तीसरा है प्रकाश द्वारा, प्रकाश दाब द्वारा। देखिए जो बीज प्रसुप्तावस्था में पड़ा हुआ है, अगर उसके ऊपर कठोर बीजावरण है जो उसको अंकुरित नहीं होने देता है, तो अगर हमने बीज को खुरच दिया तो उसका जो कठोर बीजावरण है वो टूट जाएगा और फिर वो बीज है वो अंकुरित हो जाएगा। तो इस प्रकार उसकी प्रसुप्ति को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और बीज को अंकुरित कर सकते हैं। दूसरा कारण है शीतलन द्वारा। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कम तापमान पर अंकुरित होते हैं, तो उनको ठंडक देकर उनको तैयार किया जाता है अंकुरित करने के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, शीतलन द्वारा प्रसुप्ति को तोड़ना। और तीसरा है उपयुक्त प्रकाश देकर या उनको दाब देकर उनको अंकुरित करने के लिए प्रेरित करना। तो इस प्रकार कुछ कारण है जो बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ा जा सकता है। एक आपके नाम आता है वसंतीकरण। ऐसे पादप जिनके अंदर जो पुष्प है वो ठंड में लगते हैं, गर्मी में नहीं लगते, तो उनको विभिन्न उपचारों के द्वारा ठंडक प्रदान करके पुष्पन को प्रेरण करना, पुष्पन का प्रेरण करना क्या कहलाता है, वसंतीकरण कहलाता है। तो ये परिभाषा भी आप ध्यान रखना। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके जीर्णता। जीर्ण किसको बोला जाता है, बुढ़े व्यक्तियों को बोला जाता है, और जीर्णता बोला जाता है बुढ़ापे को। तो जिस प्रकार हमारे जीवों के जंतुओं के अंदर बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार पादपों में भी बुढ़ापा आता है, और वो अलग अलग प्रकार का आता है। तो जीर्णता किसे बोला जाता है, पादप शरीर का पुराना या बूढ़ा होकर मृत हो जाना क्या कहलाता है, जीर्णता कहलाता है। यानी पादप शरीर है वो नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे अपने पूरी आयु को पूर्ण कर लेगा, तो उसे क्या बोलाएगा, जीर्णता बोला जाएगा। ये कई प्रकार की होती है। एक होती है संपूर्ण पादप जीर्णता, संपूर्ण पादप जीर्णता। संपूर्ण पादप जीर्णता का मतलब होता है कि इस प्रकार की जीर्णता के अंदर पादप है वो एक निश्चित आयु के पश्चात पूर्ण पादप है वो पीला पड़ जाता है और गिर जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण पादप एक साथ मृत हो जाता है। तो इस प्रकार की जीर्णता को क्या बोला जाता है, संपूर्ण पादप जीर्णता बोला जाता है। एक होती है शीर्ष जीर्णता या उसे प्ररोह जीर्णता बोला जाता है। शीर्ष जीर्णता या प्ररोह जीर्णता, यानी पादप का शीर्ष भाग है, प्ररोह वाला भाग है वो नष्ट हो जाता है, जबकि तने का आधारी भाग और भूमिगत जो भाग है वो जीवित रहता है। और अगले जब वो ऊपर वाला भाग मृत होकर गिर जाता है फिर नई कलियां निकलते, उससे नए प्ररोह का निर्माण होता है। तो इसमें
पादप का शीर्ष भाग या प्ररोह भाग नष्ट हो जाता है तथा भूमिगत और आधारीय भाग जीवित रहता है, जो नई कलियों का निर्माण करके पुनः पादप शरीर को बनाता है, पुनः पादप शरीर को बनाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो जीर्णता का प्रकार है, एक है पर्णपाती जीर्णता, पर्णपाती जीर्णता, और एक है क्रमिक जीर्णता। देखिए, पर्ण किसको बोलता है? पत्ती को। जब सिर्फ पत्तियां गिरकर, जब मरकर गिर जाए तो उसे पर्णपाती। आपने देखा होगा, पतझड़ का मौसम आता है तो पादप की पूरी पत्तियां झड़ जाती है और फिर उसकी जगह नई दूसरी कलियां निकलती है, नई पत्तियां निकलती है, तो वो जीर्णता क्या कहलाती है? पर्णपाती जीर्णता, यानी पतझड़ के मौसम में पुरानी पत्तियों का गिर जाना किसका उदाहरण है? पर्णपाती जीर्णता। और क्रमिक जीर्णता का मतलब होता है पादप के सभी भाग क्रम वाइज है वो मृत होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? क्रमिक जीर्णता, यानी पादप भाग क्रमिक रूप से जीर्णता को ग्रहण करते हैं। एक साथ पूरा पादप मृत नहीं होता है, पहले पत्तियां हुई, फिर टहनियां हुई, शाखाएं हुई, तना हुआ, फिर जो अंदर वाला भाग हुआ, तो इस प्रकार की जीर्णता को क्या बोला जाता है? क्रमिक जीर्णता। और पत्तियां क्या होती है? जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, फिर पीली पड़ जाती है, तो वो शाखा से जब अलग हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? विलगन बोला जाता है। ये परिभाषा नोट याद कर लीजिएगा आप। तो ये आप नोट कर लीजिए दोनों प्रकार की जीर्णता।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके ये जो पादप हार्मोन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, पादप वृद्धि वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।